हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं या कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं जिनसे कि ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज किया जा सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आज इस वीडियो के अंदर सभी टेस्टों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो कि ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हम कराते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करें कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस को आम बोलचाल में टीबी भी बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, इसको तपेदिक भी बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज होती है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारे शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, लगभग काफी ऑर्गन्स के अंदर ये फैल जाता है। जैसे कि हमारा ब्रेन टीबी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है, स्किन में हो सकता है, हमारे लंग्स में हो सकता है, ठीक है, हमारी बॉन में हो सकता है, हमारे इंटेस्टाइन में हो सकता है, सर्विक्स एरिया में हो सकता है। तो ये एक डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स है इनमें टीबी हो सकता है। लेकिन क्या है ना, लंग्स में सबसे ज्यादा टीबी होने का चांस होता है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा ना फेफड़ों वाली टीबी, तो फेफड़ों के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 85% के आसपास जो है वो हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। ये आपको पता ही है कि जो टीबी होता है जो एक्टिव फॉर्म में है, अगर उसका मरीज या उसका पेशेंट अगर खांसता है, छींकता है या आपके आसपास में अगर बात भी कर रहा है ना, तो ये उसके कारण भी फैल सकता है। जैसे कि देखा होगा ना, जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे मुंह से कुछ छींटे सी निकलती हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, इसका बैक्टीरिया जो वो एयर में फैल जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन क्या है ना, टीबी का खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके अंदर पहले से ही कोई बीमारी चल रही होती है। जैसे कि मान लो किसी पर्सन को अगर HIV एड्स है, ठीक है, हाई डायबिटीज चल रही है, यानी जिनका अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, तो उनके अंदर ये बीमारी का जो खतरा है वो काफी ज्यादा हो सकता है या रहता है। बात करें हम ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स की, ट्यूबरक्लोसिस कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस दो टाइप का होता है, एक तो होता है लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है ना, वो हमारे शरीर में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना उसको सक्रिय नहीं होने देता है। लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम भी हमें अनुभव नहीं होते हैं, महसूस नहीं होते हैं, और ये डिजीज के कारण नहीं फैलती है। हालांकि अगर आपको लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो वो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में बदल सकता है। अब बात करें एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की, कि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में विकसित हो रहा होता है, ठीक है, या एक्टिव फॉर्म में आ रहा होता है, और इसके जो सिम्टम है वो हमें महसूस भी हो सकते हैं। अगर आपको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो ये बीमारी के कारण आप दूसरों में भी फैला सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि अगर आपको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया बाहर आता है वो दूसरे पर्सन को भी लग सकता है या उसके अंदर सांस के थ्रू जा सकता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को दो डिफरेंट भागों में भी बांटा जाता है, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि पल्मोनरी टीबी क्या होता है। तो पल्मोनरी टीबी होता है फ्रेंड्स जो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारे फेफड़ों वाली टीबी होती है ना, जो हमारे लंग्स पर डिफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तो लंग्स को छोड़कर बाकी अदर, जैसे हमारी बॉन्स है, किडनीज है, लिम्फ नोड है, ब्रेन है, स्पाइनल है, ठीक है, हमारा सर्विक्स एरिया है, तो अगर अदर हमारी कहीं टीबी है तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करें फ्रेंड्स हमें इन सभी को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेस्ट ज्यादातर देखा होगा आपने कराया जाने वाला होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट, जो काफी पुराने टाइम से ये टेस्ट चला आ रहा है मॉन्टॉक्स। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है ना उसकी बाजू पर एक छोटा सा देखा होगा आपने टीका लगाया जाता है, ठीक है, एक मतलब इसके अंदर एक पीपीडी नाम की एक मेडिसिन होती है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। पीपीडी को बोलते हैं फ्रेंड्स प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें एक मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है और 48 से 72 घंटे बाद इसको चेक किया जाता है
कि उसके अंदर किसी टाइप की कोई स्वेलिंग, कोई वैलिमा या कोई रेडनेस अगर आ रही है तो उसको एक स्टेज के थ्रू नापा जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट्स दी जाती है, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन क्या है ना, ये टेस्ट इतना सक्सेस, इसका जो रेट है वो काफी डाउन है, इसलिए कई बार क्या इसको डॉक्टर्स इतनी जल्दी मानते नहीं है। इसके साथ कुछ अदर टेस्ट भी साथ में कराने होते हैं, क्योंकि टीबी का क्या होता है ना, टीबी कभी भी एक टेस्ट के पॉजिटिव आने पर जो है डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू नहीं करते हैं। कम से कम 2 से 3 एविडेंस अगर डॉक्टर के पास होते हैं उसके बाद ही डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट भी काफी ज्यादा हार्ड होता है। साथ में एक्सरे भी करा सकते हैं और पेशेंट की जो हिस्ट्री है, कंडीशन है, उसके सिम्टम है, उन सभी को भी डॉक्टर से देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एएफबी स्मेयर, जैसा कि जिसे हम एसिड फास्ट बैसिलाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कई तरह से हो सकता है। जैसे कि हमारा स्पुटम से अगर हमें एएफबी कराना है तो हमारा एसिड फास्ट बैसिलाई है, उसके लिए हमें कुछ मात्रा में थोड़ा सा जो हमारा स्पुटम है वो चाहिए होता है। स्पुटम के थ्रू इसकी स्टैनिंग होती है। स्टैनिंग करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है और फिर एसिड फास्ट बैसिलाई का जो बैक्टीरिया है उसको देखा जाता है। तो ये टेस्ट भी बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है। कई बार क्या है, हमें बैक्टीरिया नजर नहीं आ पाता है इस कंडीशन के अंदर, और कई बार गलती पेशेंट भी करते हैं इस टेस्ट को कराने से पहले या कराने के टाइम पर। इसमें क्या है ना, बहुत से पेशेंट मैंने खुद देखा है कि जो मेन स्पुटम होता है तो वो स्पुटम नहीं दे पाते हैं और कई बार सलाइवा दे देते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, रिपोर्ट तो सही नहीं आ पाती है, रिपोर्ट कई बार फॉल्स आ जाती है हमारी। ठीक है, एक टेस्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर एएफबी कल्चर। एएफबी कल्चर जो होता है फ्रेंड्स, ये टेस्ट हमारा ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। यानी कि जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस में, चाहे वो ब्लड से है, चाहे वो स्पुटम से है, चाहे वो अदर स्पेसिमेन से है, लाइक फ्लूइड है, जैसे हमारा जितने बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, पेराकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है, तो सभी के अंदर हम टीबी डायग्नोज करने के लिए टेस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा एएफबी कल्चर टेस्ट होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, सबसे हाई सेंसिटिविटी टेस्ट होता है और इसकी रिपोर्ट की भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो रिपोर्ट है ना वो काफी लेट आती है, क्योंकि इसमें कल्चर की ग्रोथ कराई जाती है। ठीक है, पहले बैक्टीरिया को बड़ा किया जाता है, उसके बाद इस पर फिर सेंसिटिविटी लगाई जाती है, तो इसका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए डॉक्टर्स इस टेस्ट को थोड़ा कम ही करवाते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, सबको फास्ट चीज चाहिए, जल्दी होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि रिपोर्ट, जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट में ये टेस्ट कराया तो इसकी जो रिपोर्ट है वो लगभग 3 पार्टों में लैप्स देती है। जैसे 14 डेज दूसरी रिपोर्ट इसकी आती है 28 डेज और तीसरी रिपोर्ट आती है इसकी 42 डेज में। तो अगर बैक्टीरिया पहले प्रेजेंट हो जाता है, जैसे सपोज 14 डेज में प्रेजेंट हो जाता है, तो 14 डेज में ही इसकी रिपोर्ट्स रिलीज कर दी जाती है। और कई बार इसको फिर अगर 14 डेज तक अगर बैक्टीरिया नहीं आया तो फिर 28 डेज तक इसको रखा जाता है। 28 में भी आया तो फिर हम 42 डेज तक इसको रखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इसकी सेंसिटिविटी लगाई जाती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ना ज्यादा लग जाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जीन एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स जीन एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसकी भी जो सेंसिटिविटी है वो काफी ज्यादा हाई होती है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सीबी नेट। सीबी नेट का पूरा नाम होता है कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट सबसे ज्यादा कराए जाने वाला टेस्ट होता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि बहुत आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो टेस्ट हो रहा है तो वो सीबी नेट है, अगर हमारा स्पुटम या किसी फ्लूइड में अगर कराया जा रहा है। ठीक है, तो सीबी नेट टेस्ट भी काफी अच्छा सेंसिटिविटी टेस्ट है, इसकी भी हाई सेंसिटिव इसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट की एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है। आगे बात करें फ्रेंड्स हम कि इसके बाद जो दूसरा टेस्ट कराया जाता है वो आता है फ्रेंड्स हमारा ट्रू नेट टेस्ट। ट्रू नेट टेस्ट अभी कुछ ही टाइम पहले ही इस टेस्ट को स्टार्ट किया है। ये हमारे गोवा में स्थित एक कंपनी मोल बायो डायग्नोस्टिक और भारत के बेंगलोर में इसके अनुसंधान और डेवलपमेंट बिल्टेक लैब द्वारा विकसित किया गया एक रैपिड मोलिकुलर टेस्ट है। तो अगर किसी को ज्यादा और जल्दी फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है तो वो ट्रू नेट भी करा सकते हैं। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टेस्ट होता है कि जैसे कि सपोज हमें ना कई बार, जैसे मान लो किसी को टीबी डायग्नोज करने के लिए जीन एक्सपर्ट कराना है। अब पेशेंट को क्या है, बलगम आ नहीं रहा है या उसको अदर टीबी डायग्नोज करना है, लेकिन वहां का सैंपल हमें नहीं मिल सकता है और डॉक्टर को डायग्नोज करना है कि उसको टीबी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स फिर जाना पड़ता है हमें ब्लड बेस्ड टेस्ट पर।
जो ब्लड से कराए जाने वाले टेस्ट है। लेकिन जो मैं अभी टेस्ट बता रहा हूँ वो ब्लड से भी होता है, अदर स्पेसिमेन से भी होता है। टीबी पीसीआर एक टेस्ट होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज करने के लिए, टीबी पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी टेस्ट काफी अच्छा होता है, काफी हाई सेंसिटिविटी होती है इस टेस्ट की। तो इस टेस्ट में क्या है कि टीबी पीसीआर जो होता है हम लगभग सभी स्पेसिमेन में ये सैंपल करते हैं। लाइक जैसे कि हमारा ब्लड है, ब्लड से भी हम टीबी पीसीआर लगा सकते हैं, हमारा स्पुटम है, यूरिन है, ठीक है, या हमारा कोई बॉडी के फ्लूइड है, तो उनमें भी ये टेस्ट कराया जा सकता है। ये टेस्ट फ्रेंड्स हमारा जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू का मतलब होता है हमारी बॉडी का कोई कहीं से कोई टुकड़ा या कोई पीस निकाल देना। ठीक है, अगर डॉक्टर को लगता है कि भाई इनको टीबी होने का सिम्टम लग रहा है तो वो बायोप्सी कराने के लिए बोलते हैं और उसके अंदर वो टीबी डिटेक्ट करने के लिए भी करा सकते हैं कि इसके अंदर कोई टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो टिश्यू बायोप्सी के अंदर हम ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस भी कर सकते हैं, वो भी हम पीसीआर के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इसमें भी जो ब्लड का पार्ट है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। जैसे कि हमारा अगर हमें उसको टीबी डिटेक्ट करना है तो हमें फिर आगे दूसरे टेस्ट पे जाना पड़ता है जो हमारे ब्लड बेस्ड टेस्ट होते हैं। ब्लड बेस्ड में क्या है फ्रेंड्स, हम करते हैं इग्रा टेक्निक। इग्रा का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरफेरोन गामा रिलीजिंग एसे। ठीक है, यानी इसके अंदर जो हम सैंपलिंग करते हैं वो ओनली ब्लड, यानी सिर्फ ये ब्लड से टेस्ट किया जाता है, जिसको हम टीबी गोल्ड या टीबी गोल्ड प्लस के नाम से भी इस टेस्ट को हम जानते हैं। बाकी कुछ अदर नाम में भी ये टेस्ट किया जाता है, लेकिन सभी टेस्टों के अंदर टेस्ट जो हम चीज देखी जाती है ना वो एक ही होती है, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। इसके अंदर हम CD4 सेल्स भी देखते हैं और कुछ टेस्ट के अंदर CD4 प्लस CD8 दोनों सेल्स का जो हमारी टी सेल होती है उसका रेस्पॉन्स देखा जाता है। ठीक है, तो उसी से ही हमें इस टेस्ट का अंदाजा लगाया जाता है कि ये टीबी पॉजिटिव है, टीबी नेगेटिव है, टीबी लेटेंट है या एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। तो काफी ज्यादा अगर मैं बात करूं यहाँ पर टीबी गोल्ड प्लस की, क्योंकि अगर डॉक्टर लाल पैथ की बात करें तो वहां पर टीबी गोल्ड प्लस सबसे हाई सेंसिटिविटी टेस्ट माना जाता है। लगभग 95% इस टेस्ट की एक्यूरेसी होती है। इसके अंदर CD4 और CD8 दोनों का टी सेल रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये लैटेंट और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने का सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो टीबी का बैक्टीरिया है ये हमारे ब्लड में नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे टेस्ट हम टीबी को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर बात आती है हमारी फ्लूइड में, तो फ्लूइड में हमारा जैसे जीन एक्सपर्ट हो गया, हमारा पीसीआर हो गया, ठीक है, एएफबी हो गया, एएफबी कल्चर हो गया, ट्रूनेट हो गया, तो ये सभी टाइप के टेस्ट हमारे फ्लूइड्स वगैरह से किए जाते हैं, स्पुटम से किए जाते हैं। लेकिन अगर हमें बात का मतलब टीबी डायग्नोज करना है ब्लड से, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं फिर टीबी गोल्ड या टीबी गोल्ड प्लस है, टीबी प्लेटिनम है, ये सभी इग्रा बेस्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, टीबी लैंप भी पहले होता था, थोड़ा सा अभी भी होता है लेकिन पहले से कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि नई नई टेक्निक आती रहती है, पुरानी टेक्निक थोड़ा सा डाउन हो जाती है जब नया टेस्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।